नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्जाम नाउ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिएगा, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 23 अगस्त 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। आप सभी को मालूम होगा, इस चैनल पर टेक्निकल हेल्पर से संबंधित समस्त प्रकार की न्यूज़ और टेक्निकल हेल्पर के प्रीवियस ईयर के पेपर सभी करा दिए गए हैं। कुछ पेपर रहे हैं जिनको अब हम करा रहे हैं, तो आप सभी इस पेपर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। हम इसमें जो भी क्वेश्चन आए उन प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से हल करेंगे। उसमें देखिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें होगी उन सभी बातों पर चर्चा की जाएगी। उसमें साथ में देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी जो आपके लिए उपयोगी है, बहुत सारे क्वेश्चन वो भी आपको देखना है। तो देखिएगा, हम इसको बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व करेंगे, जो कि आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको शुरू में स्लो कराया जाएगा फिर बाद में आपको एक साथ तेज चलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें आपको एक साथ बिल्कुल सही तरीके से पेपर हल कराया जाएगा एक एक क्वेश्चन के बारे में। तो आप सभी हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो देखिएगा, अगर आप इनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आपको टेलीग्राम पर अपडेट दी जाती है कि आप किस प्रकार से पीडीएफ ले सकते हैं। तो देखिएगा, हम इस क्वेश्चनों को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, हम देखने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार नेटवर्क के किसी भी बंद लूप में आईआर गिरावट और ईएमएफ का बीजगणितीय योग सदैव क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, बैटरी के ईएमएफ के द्वारा निर्धारित होगा, एकक होगा। तो देखिएगा, आप सभी को मालूम है किरचॉफ के कितने नियम होता है। किरचॉफ के नियम होता है दो, यानी कि किरचॉफ के दो नियम होता है। एक तो प्रथम नियम के नाम से जाना जाता है, दूसरा द्वितीय नियम के नाम से। तो देखिएगा, जो प्रथम नियम होता है, कौन सा, जो प्रथम नियम होता है उसे हम बोलते हैं धारा नियम। कौन सा, धारा नियम। और जो दूसरा नियम होता है उसे हम बोलते हैं वोल्टेज नियम। कौन सा, वोल्टेज नियम। तो ये देखिएगा, दो नियम होता है। इनमें आप देख सकते हैं, जो प्रथम नियम होता है धारा का नियम, इसमें किसी जंक्शन पर आने वाली धारा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जो कि आप सभी को मालूम होगा। इसमें कुछ इस तरह का चित्र बनता है। इसमें ये देखिएगा यूँ, जिसमें देखिएगा ये जो धारा बाहर जाने वाली है इसका मान और जो अंदर जा रही है धारा, यानी कि ये, इनका मान बराबर होता है, यानी कि दोनों बराबर होती है। तो इनका आने वाली धारा व जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसी प्रकार से देखिएगा, इसमें पूछा गया है किरचॉफ के वोल्टेज नियम। तो वोल्टेज नियम आता है आपको कौन से में, दूसरे में। तो देखिएगा, वोल्टेज नियम के बारे में देख सकते हैं आप, इसे मैश का नियम भी कहा जाता है। वोल्टेज नियम को क्या कहा जाता है, मैश का नियम भी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा देख लीजिएगा, किसी भी बंद सर्किट में भिन्न भिन्न शाखाओं के वोल्टेज ड्रॉप का योग प्रयुक्त विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी कि जो अलग अलग होता है उनका योग प्रयुक्त विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, अर्थात बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसमें देखिएगा, इसका जो चित्र बनता है वो इस तरीके से बनता है। देखिएगा यूँ, इसमें फिर वाइंडिंग होती है, फिर ये वाइंडिंग हो जाती है, फिर इसी तरीके से होता है। इसमें एक वाइंडिंग यूँ हो जाती है, फिर इसको यहाँ से मिला दिया जाता है। तो इस तरीके से इसका चित्र बनता है। तो देखिएगा, इसमें भी जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि शून्य। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, वोल्टेज के लिए धारा की परिवर्तन दर के अनुपातिक होता है, यानी कि वोल्टेज रिक्त स्थान के लिए धारा की परिवर्तन दर के अनुपातिक होता है। तो ऑप्शन दिया गया है प्रतिरोधक, संधारित्र, प्रेरित्र। ऑप्शन डी दिया गया है बी और सी दोनों, और ऑप्शन ई दिया गया है ट्रांजिस्टर। इनमें से आपको देखना है। तो देखिएगा, इसमें आप सभी को मालूम है वोल्टेज के लिए धारा की परिवर्तन दर अनुपातिक है, यानी कि ये है जो है आपके प्रेरित्र, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं जो संधारित्र दिया गया है इसमें वोल्टेज पर निर्भर करता है, जबकि धारा पर जो निर्भर करता है वो प्रेरित्र करता है, और इसको जो दर्शाया जाता है वो दर्शाया जाता है एल से, यानी कि कॉइल धारा के मान के ऊपर निर्भर करती है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि 10 वोल्टेज बैटरी 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम के समानांतर प्रतिरोधकों के साथ जुड़ी है, तो 5 ओम प्रतिरोधक का वोल्टेज क्या होगा। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि 5 ओम प्रतिरोधक का वोल्टेज क्या होगा। तो सबसे पहले देखिएगा, ये मान आपको घुमाने के लिए दिए गए हैं, लेकिन आप सभी को मालूम होगा जो प्रतिरोध होता है उनमें देखिएगा श्रेणी और समानांतर होता है। तो इसमें देखिएगा, श्रेणी में आपकी धारा समान रहती है और वोल्टेज अलग अलग होता है, जबकि समानांतर में वोल्टेज समान रहता है और धारा अलग अलग होती है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आपके समानांतर क्रम में, यानी कौन से समानांतर क्रम में
वोल्टेज क्या होगी, तो देखिएगा समानांतर में वोल्टेज समान होती है, जितनी वोल्टेज दी जाती है वही होती है। तो इसमें देखिए कितनी दी गई है, 10 वोल्टेज। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसमें कौन सा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया होगा आपको श्रेणी और समानांतर किस प्रकार से होते हैं, वो भी आप सभी जानते होंगे, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब हम देखने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यांकी प्रतिरोध क्या है, इसमें देखना है। ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे अधिक प्रतिरोधक से कम होगा, सबसे अधिक प्रतिरोधक से अधिक होगा, सबसे कम प्रतिरोधक से कम होगा, सबसे कम प्रतिरोधक के बराबर होगा, सबसे अधिक प्रतिरोध के बराबर होगा। तो इसमें देखिएगा आप सभी को मालूम है, जो इस तरीके से प्रतिरोध दिए जाता है, यानी कि देखिएगा ये प्रतिरोध होगा, फिर ये हो गया, जो कि श्रेणी क्रम में है। इसमें श्रेणी क्रम एक प्रतिरोध यहाँ पे हो गया। फिर देखिएगा इसमें R1 का मान दिया गया है, R2 का दिया गया है और R3 का दिया गया है। इन प्रतिरोधकों में देखिएगा R का मान होगा आपका, वो यहाँ पे देखिएगा उनका टोटल कर दिया जाता है। जो सबसे अधिक प्रतिरोध का होगा, कुल प्रतिरोध उसके बराबर होगा। यानी कि इसमें देखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक होगा। यानी कि जो इनका टोटल कर दिया जाएगा ना, वो जो सबसे अधिक प्रतिरोध वाला होगा, जैसे कि ये होगा तो उससे भी अधिक होगा कुल प्रतिरोध। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन बी, सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक होगा। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेड एसिड सेल की धारिता किस पर निर्भर करती है। इसमें क्या है, लीड यानी कि ये गलत है, इसमें आएगा लेड एसिड सेल की धारिता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व पर, डिस्चार्ज की दर पर, तापमान पर, प्लेटस के क्षेत्रफल, और ऑप्शन ई दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन ई। क्योंकि लेड एसिड सेल की जो निर्भर करती है वो इन सभी पर करती है, यानी कि विशिष्ट गुरुत्व पर, तापमान पर, डिस्चार्ज की दर पर, प्लेट्स के क्षेत्रफल पर। तो इसमें देखिएगा इसका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ई। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संवाहक में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होती है। यानी कि संवाहक में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होते हैं। तो इसमें आप संवाहक को देख सकते हैं, संवाहक को बोलता है कंडक्टर, यानी कि चालक में प्रवाहित धारा किसके समानुपाती होती है। तो ये देखिएगा जो धारा प्रवाहित होती है वो होती है अपवाह वेग के, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संवाहक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः होने पर संवाहक की विद्युत प्रतिरोधकता इसके प्रतिरोध के बराबर होगी। यानी कि जो कंडक्टर की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो क्रमशः होने पर संवाहक की विद्युत प्रतिरोधकता इसके प्रतिरोध के बराबर होगी। तो देखिएगा आप सभी को मालूम होगा, इसमें एक फार्मूला भी आता है, यानी कि R समानुपाती L/A। क्या होता है, R बराबर L/A, जिसमें L आपकी लंबाई हो जाती है, लंबाई को मीटर में, और जो आपका क्षेत्रफल दिया जाता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में। किसमें, मीटर स्क्वायर में। अब देखिएगा यहाँ पे 1 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो आप इसमें देख लिया लंबाई मीटर में और आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होगा। तो आपका ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखिएगा जो ऑप्शन है बी, 1 मीटर और 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है एकदम। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता लगभग कितनी है। यानी कि ये तो आपको याद करना पड़ेगा, एक फिक्स आंकड़ा होता है, तो आप सभी इसको तो याद करिएगा। जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता लगभग कितनी होती है। तो इसमें देखिएगा ये होती है 0.46 ओम में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है, 0.46 ओम मीटर में। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रंजक रंग से लेपित कार्बन प्रतिरोधक की सहनशीलता कितनी है, सहन क्षमता यानी कि। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एक सारणी होती है जिसमें आपके 13 कलर दिए जाते हैं। तो उनमें आप सभी को मालूम होगा कि काला भूरा जो भी रंग है वो बहुत सारे 13 रंग होते हैं, उन सभी में मान दिया जाता है। तो सहनशीलता वाले में पूछा जा रहा है रंजत, यानी रंजत को आप क्या बोल सकते हैं, सिल्वर। रंजत को आप क्या बोल सकते हैं, सिल्वर, यानी कि चांदी। तो इसमें देखिएगा रंजत का जो सहन क्षमता दी जाती है वो देखिएगा वो दी जाती है ±10। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा।
इसमें भी आप और देख सकते हैं जो दिए गए हैं, इनमें भी देख सकते हैं, जैसा कि गोल्डन को हिंदी में बोलते हैं सुनहरी, सोना, यानी कि इसकी होती है +-5। क्या होती है? सोने की होती है +-, सिल्वर की नहीं, सिल्वर की तो आपकी आ गई है जो +-10 होती है, ये तो आपकी आ गई है रंजत की, जो कि सिल्वर बोला जाता है इसे। और आपकी जो सुनहरी सोना होगा गोल्डन, वो होगी +-5 होगी, जबकि +-20 होगी वो आपकी होगी कोई रंग नहीं, +-20 होगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक खुले परिपथ के सेल के दो सिरों के मध्य विभवांतर का सेल कहा जाता है। तो इसमें से आपको देखना है। तो देखिएगा ऑप्शन दिए गए हैं ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, चार्ज, शक्ति, चालकता। तो इनमें से आपको देखना है। तो आप सभी देखिएगा, एक खुले परिपथ के सेल के दो सिरों के मध्य विभवांतर का सेल को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ईएमएफ, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब आप इसके बारे में देख सकते हैं, ईएमएफ है इसकी फुल फॉर्म है, तो इसकी देख लीजिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें आप देख सकते हैं यह बल में इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है तथा विद्युत उत्पन्न करने वाले साधनों में असंतुलन पैदा करता है। और इसकी इकाई होती है ईएमएफ की, वो होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट इसकी इकाई होती है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान पदार्थ और लंबाई के दो तारों की प्रतिरोधकता क्रमशः यदि समान पदार्थ और लंबाई के दो तारों की प्रतिरोधकता क्रमशः 5 ओम और 20 ओम है, तो दोनों तारों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? इसमें देखिएगा यह क्वेश्चन बहुत गहराई से दिया गया है, तो इसमें आपको हल करना होगा, जो कि आप सभी को मालूम होगा। इसमें फार्मूला लगता है, यानी कि प्रतिरोधकता आर, कौन सा लगता है इसमें? आर बराबर रो, जो कि इसका चिन्ह होता है इस तरीके से, L/A। इसमें देखिएगा, इसमें आप इसको हल कर देंगे तो इसमें देखिएगा इसका L/A होगा, तो L/A होगा ना, तो इसमें आपको जो क्षेत्रफल दिया गया वो तारों की प्रतिरोधकता है, तो इसमें देखिएगा इसमें आएगा रो L/πr²। तो इस प्रकार से इसको आप हल करोगे, तो फिर देखिएगा इसमें बाद में इसको हल करेंगे, जब आएगा आपका यहाँ पे रो आ जाएगा, फिर L/πr1², फिर यहाँ पे भाग देंगे तो आपको यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, फिर वो हो जाएगा πr² होगा इसमें, और इसमें होगा आपका रो L। तो इससे आप इसको काट देंगे, जो पाई से पाई को काट देंगे, फिर बचेगा आपका r²2/r1²। फिर आप इसको हल करेंगे आगे, तो फिर देखिएगा इसको हल करते हैं हम, तो फिर देखिएगा आपको यहाँ पे लिखना होगा, यानी कि r²/r1। तो अब आप इसके मान को रख सकते हैं, यानी कि r² का जो मान दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पे 20। कितना दिया गया है? 20/r1, यानी कि यहाँ पे 5 दिया गया है। तो अब देखिएगा आप इसे यहाँ से काटोगे तो यह हो जाएगा 5 चौक, यानी कि 4 आएगा, इसका अंडर रूट कर देंगे। तो फिर देखिएगा 4/ यहाँ पे 1 आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौका 20, तो 4 सही 1। तो इसका फिर अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 2:1। कितना आएगा आपका? 2:1। तो यानी कि ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर होगा, जो हमने आपको अभी हल करके दिखाया है सॉल्व। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान, इसको तो हल कर लिया है। नेक्स्ट है, यदि 120 वोल्ट पर चलने वाले टोस्टर का प्रतिरोधक 60 ओम है, तो इसकी शक्ति कितनी होगी, यानी कि पावर कितना होगा? तो ये देखिएगा आप सभी को मालूम होगा, पावर के जो फार्मूला होते हैं वो होता है P = V/I। एक तो ये होता है, दूसरा होता है P = V²/R। तो देखिएगा दूसरे फॉर्मूले से ये हल हो जाएगा। तो अब हम इससे हल करते हैं, देखिएगा। तो लिखिएगा इसमें P = पावर के बराबर हो जाएगा V², यानी कि वोल्टेज का मान है 120, तो 120 × 120 करना है, V² हो जाएगा ना। फिर देखिएगा V² आएगा R, यानी कि प्रतिरोध कितना है, तो इसमें दिया गया है 60 ओम प्रतिरोध है, तो हम इसको
लिख देंगे। अब देखिएगा इसको हल करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 6 दूनी 12, तो 120 इंटू 2 करेंगे यानी 12 दूना 24, 240 वाट आ जाएगा आपका। कितना आएगा? 240 वाट, यानी कि 240 वाट। तो आपका ऑप्शन दिया गया ए, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, यानी कि बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस प्रकाश प्रणाली को नीचे प्रदत्त चिन्ह द्वारा सूचित किया गया है? ये देखिएगा चिन्ह किसका है, न्यूयन द्वीप, दोलक द्वीप, जेनोल प्लस द्वीप, प्लस ब्लैप, विसर्जन द्वीप, इनमें से देखिएगा। तो देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है नियोन बल्ब, यानी कि नियोन द्वीप। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आरंभ में वोल्टेज वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट के किस घटक का इस्तेमाल किया जाता है? ट्यूब का, चौक का, फिलामेंट का, कैपेसिटर का, स्टार्टर का। तो इसमें आपको देखना है, देखिएगा तो वोल्टेज में वृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है ट्यूबलाइट में, वो किया जाता है चौक का, आप सभी को मालूम होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। इसमें आप देख सकते हैं इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, देखिएगा यहाँ से यू, फिर इसमें कुछ वाइंडिंग होती है, फिर ये होती है कुंडली, तो इस प्रकार से इसका सिंबल होता है। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चित्र में प्रदत्त परिपथ का शक्ति गुणक कितना है? शक्ति गुणक मानी पावर फैक्टर कितना है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देख लेना है। तो अब आपको देखना है, इनमें प्रतिरोध दिया गया है और एक्सएल दिया गया है, यानी कि इंडक्टर प्रतिरोध। तो इसमें देखिएगा इसको आप हल करोगे, पावर, इसमें आप देख सकते हैं पावर फैक्टर 3 प्रकार का होता है, यानी कि आपका यूनिटी होता है, लैगिंग होता है और लीडिंग होता है। तो इसमें देखिएगा पावर फैक्टर पूछ रहा है कि शक्ति गुणांक क्या होगा पावर फैक्टर। इसमें एक फार्मूला होता है, वो आप सभी को मालूम होगा, पावर फैक्टर ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है R/Z। क्या होता है? R/Z पावर फैक्टर ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब आप देखिएगा इसमें प्रतिरोध दिया गया है लेकिन Z नहीं दिया गया है, तो Z ज्ञात करने का और एक फॉर्मूला होता है, यानी कि प्रतिबाधा। Z को किससे दर्शाया जाता है? प्रतिबाधा को Z से दर्शाया जाता है। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे ये फार्मूला होता है R² + XL का स्क्वायर। तो आप देख पहले इससे हल करोगे तो आपको Z का मान निकल आएगा। तो इसमें देखिए प्रतिरोध का मान दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 9। फिर देखिएगा प्लस कीजिएगा और XL का स्क्वायर, यानी कि 4, 4 दूनी 16, 16 + 9 करोगे तो आपका आ जाएगा √25। 25 के लिए √ को हटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5, यानी कि प्रतिबाधा Z का मान आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रतिरोध का मान 3 दिया गया है बटे Z, यानी कि प्रतिबाधा का मान है वो है 5। अब आप इसको हल करोगे तो आप देखिएगा 3 में 5 का भाग देना होगा। तो अब हम इसको देखते हैं, 3 में 5 का भाग, तो यहाँ पे देखिएगा पॉइंट लगा दीजिएगा और 0 लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे 5 6 30, तो आपका आएगा है 0.6, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, 0.6 सही आंसर है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में 230 वोल्ट के घरेलू एसी मुख्य आपूर्ति वोल्टेज की मानक आवृत्ति है, यानी कि 25 Hz, 50, 100, 500, 1000। तो देखिएगा भारत में जो वोल्टेज घरेलू जो वोल्टेज होती है उसमें एसी मुख्य आपूर्ति वोल्टेज की मानक आवृत्ति आप सभी को मालूम है फिक्स है, यानी कि वो कितनी है? 50। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसमें देखिएगा इसमें +-3 भी हो सकता है, +-3 हो सकता है और -3, यानी कि आपकी कभी 47 भी हो सकती है और अधिकतम आपकी 53 हो सकती है। तो इसमें जो फिक्स मान दिया गया है भारत में वो दिया गया है 50 Hz, फ्रिक्वेंसी का मान 50 Hz दिया गया है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 0 वाट का लैंप कितनी खपत करता है? ये क्वेश्चन देखिएगा, 0 वाट का लैंप कितनी खपत करता है? तो इसमें आपको देखना है कोई शक्ति नहीं, लगभग 5 से 7 वाट, लगभग 15 वाट, लगभग 40 वाट, लगभग 100 वाट। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपको रटना ही पड़ेगा, इसका जो मान है वो देख लीजिएगा। 0 वाट का लैंप आप सोचोगे कि बिल्कुल खपत नहीं करता है, थोड़ी बहुत करता होगा, लेकिन देखिएगा 0 वाट का लैंप भी खपत करता है, वो करता है लगभग 15 वाट। कितनी करता है? 15 वाट। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन सी 15 वाट। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धताएं संकलित की जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिएगा जब आप अर्धचालक बनाते हैं तो उसमें एक अशुद्धि मिलाते हैं और उसे
जो मिलाया जाता है उसी प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोपिंग। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी। इसमें डोपन बताया गया है लेकिन ये होता है डोपिंग। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी पीएन जंक्शन डायोड के लिए स्पेस चार्ज क्षेत्र की मोटाई इसके तरंग दैर्ध्य क्रम में होती है। यानी कि इसमें देखिएगा आपका एक तरफ पी होता है और एक तरफ होता है एन। इसमें देखिएगा जो बीच में ये होती है परत, जो कि आपका स्पेस चार्ज क्षेत्र की जो मोटाई ये होती है ना, इसके क्रम में इसकी मतलब कितनी सेंटीमीटर होती है। तो ये देखिएगा इसका जो मान दिया होता है वो होता है 10⁻⁴, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा आपको ये दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको याद ही करना होगा, अर्थात आपको कहीं लिख लेना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये याद करने की चीज़ें हैं इनमें। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रत्येक निम्न में से किस डायोड को दर्शाता है। तो देखिएगा ये सिंबल भी आपको काफ़ी याद करने होंगे। आपने देखा होगा 2018 के जो भी एग्जाम हुए थे प्रत्येक शिफ्ट में सिंबलों से संबंधित 1-2 क्वेश्चन आए थे। फिर देखिएगा इसमें देखिएगा ये सिंबल जो दिया गया है किसका है, वेक्टर डायोड, स्कॉट की डायोड। तो इसमें देखिएगा यह है ऑप्शन बी, स्कॉट के डायोड का। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 21वां नंबर का। तो इसमें आपको देखना है एक डायोड के समान होता है, यानी कि 2 गेट डायोड और 2 अवरोधक, SCR युग्म, 4 परतों के SCR युग्म, 6 परतों के SCR युग्म। तो ये देखिएगा यह आपका होगा 4 परतों के SCR युग्म, यानी कि ये होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स करंट क्रम में होता है। क्वेश्चन दिया गया है किसी जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स करंट क्रम में होता है, यानी कि किस में होता है, किलो एम्पियर में, मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में, एम्पियर में, पिको एम्पियर में। तो इसमें से देखना है। तो देखिएगा जो डायोड होता है उसका रिवर्स जो करंट का मान होता है ना, वो होता है आपका माइक्रो एम्पियर में, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, माइक्रो एम्पियर में होता है। जबकि डायोड का जो अगर फॉरवर्ड में होता है, अगर डायोड का फॉरवर्ड में होता तो इसका जो मान होता है वो होता है मिली एम्पियर में। किस में होता है? मिली एम्पियर में, अगर फॉरवर्ड में होता। तो इसमें पूछा जा रहा है रिवर्स में, तो रिवर्स में आपका माइक्रो एम्पियर होगा, फॉरवर्ड में आपका मिली एम्पियर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गोय तार किस लिए लगा होता है, यानी कि गोय तार किस लिए लगा हुआ होता है। तो इसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देख लेना है। तो गोय तार होता है वो देखिएगा इस तरीके से एक पोल होता है, क्या होता है, इस तरीके से एक पोल होता है। तो ये देखिएगा इस पोल को, यानी कि इस पोल को रोकने के लिए जो एक वायर लगाया जाता है जो कि अर्थ वायर की तरह ही होता है। इसमें यहाँ पे इंसुलेटर होता है और फिर यहाँ पे होता है। तो यानी कि इसको जो आपातकाल इसमें दिया गया है ना, पोल को सहायता देने के लिए, यानी कि ये पोल होता है, इसको सहायता देने के लिए अलग से वायर लगाया जाता है जो कि अर्थिंग वायर की तरह ही होता है। तो ये देखिएगा पोल को सहायता देने के लिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक गोय तार एक लाइन पोल और एक स्टब पोल के बीच में स्थापित जिस पर कोई ऊर्जाकृत उपकरण नहीं है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो ये देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टब गोय, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जूल्स का हीटिंग प्रभाव पर अवांछित होता है, यानी कि किस पर होता है, इलेक्ट्रिक आयरन पर, इलेक्ट्रिक टोस्टर पर, डायनामोस पर, ट्रांसफार्मर पर, सी और डी दोनों, इनमें से आपको देखना है। तो देखिएगा ये डायनामोस और ट्रांसफार्मर दोनों पर होता है हीटिंग एलिमेंट्स। तो इसका आपका ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, ऑप्शन ई करेक्ट आंसर। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दो असमान धातुओं के किसी सर्किट में जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो एक जंक्शन पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और दूसरे जंक्शन पर अवशोषित होती है, इस प्रभाव को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा इस प्रभाव को जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका पेल्टियर प्रभाव, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न उपकरणों में से क्या हिस्टैरिस और एडी करंट त्रुटि से मुक्त होता है, पीएमएमसी उपकरण, डायनोमीटर प्रकार के उपकरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण, चलायमान लोहा उपकरण, इन सभी। तो इनमें से देखना है।
ये देखिएगा इनमें होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, यानी कि किसी आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। इसमें देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से इसका जो बनता है डायग्राम वो बनता है, यहाँ पे यू, फिर एक आपका एम्पियर आ जाएगा, फिर यहाँ उसके बाद में देखिएगा इस तरीके से इसका आपका डायग्राम बनता है। इसमें देखिएगा एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होगा, तो इसमें देखिएगा अगर प्रतिरोध का मान अधिक होगा तो आपकी इसमें करंट प्रवाहित नहीं होगी, तो इसमें देखिएगा इसका मान कम रखा जाता है, यानी कि इसका जो मान रखा जाता है वो शून्य रखा जाता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और इसको हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है एम्पियर को। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी सूचक उपकरण के अस्थिर टॉर्क से घर्षण टॉर्क का अनुपात इसके माप का होता है, तो इसमें देखिएगा ये होगा विश्वसनीयता, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी मेगर में नियंत्रणात्मक टॉर्क के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, ये देखिएगा आपका होगा इसमें ई, यानी कि सी और डी दोनों, यानी कि कॉइल में और एडी करंट दोनों में होता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी सर्किट ब्रेकर के लिए सक्रिय संपर्क के बने होते हैं, यानी कि जो सर्किट ब्रेकर होता है उसके संपर्क कंटेंट किसके बने हुए होते हैं, तो इसमें देखिएगा ये आपके जो बने हुए होते हैं वो होते हैं तांबा और टंगस्टन के, किसके, तांबा और टंगस्टन की मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन डी, यानी कि इस तरीके से होता है इसमें, ये देखिएगा यूं, फिर ये आपके सक्रिय संपर्क, यानी यहाँ से इसको इस तरीके से बना हुआ होता है, और ये जो बनाया जाता है आप देख सकते हैं टिन और शीशा के बनाया जाता है, जो कि आपके सर्किट ब्रेकर होता है उसमें बनाया जाते हैं टिन और शीशा के 60:40 के बनाए जाते हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी इंडक्शन मोटर में टूथ या स्लॉट हार्मोनिक्स के कारण होता है, तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है, तो इनमें होगा आपका ऑप्शन ए वायु स्थान विमुक्ता में उतार चढ़ाव के कारण हार्मोनिक्स के होता है इंडक्शन मोटर में, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। फिर दिया गया है यदि किसी इंडक्शन मोटर में एक चुंबकीय क्षेत्र की सिंक्रोनस गति 250 आरपीएम है और रोटर की गति 200 आरपीएम है, तो स्लिप का प्रतिशत क्या होगा, इसमें से आपको देखना है। तो देखिएगा इसमें भी एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको याद होगा, यानी कि स्लिप बराबर इसमें होगा आपका सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बटे रोटर, इसमें होगी सिंक्रोनस गति NS इंटू 100% के लिए। अब आपको इसको हल कर रहे तो देख लीजिएगा इसमें जो सिंक्रोनस गति दी गई है वो दी गई है 250, कितनी दी गई है 250, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें देखिएगा इसमें दी गई है 250, सिंक्रोनस गति 250 दी गई है बटे माइनस देख लीजिएगा रोटर गति दी गई है 200, कितनी दी गई है 200 बटे स्टेटर गति दी गई है वो देखिएगा यहाँ पे 250 दी गई है, इंटू आप 100 कर लीजिएगा। फिर देखिए 250 में से 200 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 50, कितना आएगा 50 बटे 250 इंटू 100 कर देना है। अब देखिएगा यहाँ पे 0 से 0 काट दीजिएगा, 5 से 25 5, अब यहाँ काट देंगे 100 को आप 5 से दे दीजिएगा भाग, यहाँ पे आएगा 5 दूनी 10 0, यानी कि 20%, तो 20% आपका ऑप्शन दिया गया है, इनमें से होगा ऑप्शन ए 20% आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से इसको आप हल कर लेंगे, तो इसका जो फार्मूला होता है वो देख लीजिएगा स्टेटर गति माइनस रोटर गति बटे स्टेटर गति इंटू 100 होता है, तो आप सभी को याद रखना होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्टार डेल्टा स्टार्टर की वाइंडिंग्स आरंभ होते समय और गति करते समय कनेक्शन में जुड़ी हुई होती है, इसमें देखिएगा नाम से मालूम हो रहा है स्टार डेल्टा स्टार्टर की वाइंडिंग आरंभ होते समय और गति करते समय किस कनेक्शन से जुड़ी हुई होती है, स्टार डेल्टा में, डेल्टा और स्टार में, और स्टार स्टार में, डेल्टा और डेल्टा में, तो ऑप्शन ई दिया गया है, ए और डी इनमें से आपको देखना है। तो देखिएगा इसमें स्टार में जुड़ी हुई होती है, यानी कि पहले इसमें स्टार में और फिर बाद में डेल्टा में जुड़ जाती है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसी स्थिर संचालन क्षेत्र के लिए किस
डीसी मोटर के गुण दोष किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान होता है। ये देखिएगा, ये होता है आपके डीसी शंट मोटर के, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इसमें देखिएगा फील्ड समान होती है, यानी कि फील्ड क्षेत्र होता है वो समान होता है। बाकी जो डीसी सीरीज मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर दी गई है, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर दी गई है, ये सभी होती है जो कि नाम दिए गए हैं, इनमें से जो फील्ड है ये लोड पर निर्भर करते हैं। बाकी के जो भी नाम दिए गए हैं ये फील्ड है जो लोड पर निर्भर करती है, बल्कि डीसी शंट मोटर नहीं करती है लोड पर निर्भर। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जब एक 3 फेज प्रेरण मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति से चलता है तो रोटर की आवृत्ति बन जाएगी। यानी कि इसमें आपको देखना है, ऑप्शन दिए गए हैं शून्य, आपूर्ति आवृत्ति की आधी, आपूर्ति आवृत्ति की दुगनी, आपूर्ति आवृत्ति के समान, बहुत उच्च। इसमें आपको देखिएगा फार्मूला होता है रोटर की आवृत्ति ज्ञात करने का, यानी कि रोटर फ्रिक्वेंसी बराबर होता है स्लिप इनटू आपकी स्टेटर फ्रिक्वेंसी, इस तरीके से होता है। इसमें देखिएगा स्लिप आपको पहले ज्ञात करनी होगी, तो स्लिप का फार्मूला हमने अभी देखा है। स्लिप का क्या होता है, एन एस माइनस एन आर बटे एन एस इंटू 100, इस तरीके से होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं स्लिप इंटू फ्रिक्वेंसी कर देना है, यानी कि आपका जो दिया गया है इसमें देखिएगा स्लिप आपकी 0 हो जाएगी और इसमें जो रोटर फ्रिक्वेंसी है वो उसको आप गुणा करोगे तो 0 हो जाएगी। तो इसमें देखिएगा इसका 0 होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, जो कि इसमें बहुत लॉजिक के साथ दिया गया है ये क्वेश्चन। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एकल कला प्रेरण मोटर में सहायक घुमाव को उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। ये दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है। तो ये देखिएगा एकल कला प्रेरण सिंगल फेज मोटर में सहायक घुमाव का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है। तो इसमें देखिएगा ये होगा प्रारंभिक बला गुणों को विकसित करना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इसमें। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में क्या तुल्यकालिक मोटर के लाभ है, यानी कि सिंक्रोनस मोटर के क्या लाभ है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये अपने आप प्रारंभ नहीं होते, ये भी बात सही है। ये बाहर की निरपेक्ष नियत गति बनाए रखती है, ये भी सही है। ये किसी शक्ति घटक के अंतर्गत संचालित होती है, हाँ ये भी सही है। यदि अधिक कार्यदक्ष होती है, यह अधिक कार्यदक्ष होते हैं, ये भी सही बात है। तो इसमें होगा ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को देखिएगा, रिक्त स्थान को कम करने के लिए एक 3 कला प्रेरण मोटर के स्टेटर क्रोड को परतदार किया जाता है, यानी कि उस पर परत चढ़ाई जाती है। तो ये देखिएगा परत का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है आपका एडी करंट में, यानी कि क्रोड को जो पटलित किया जाता है वो किया जाता है एडी करंट में, यानी कि आपका होगा इसमें एडी करंट, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसमें एडी करंट और एक होती है स्टेरिस हानि। तो इसमें देखिएगा स्टेरिस जो हानि होती है, इसमें देखिएगा इसको कम करने के लिए सिलिकॉन मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, सिलिकॉन। जबकि जो एडी करंट हानि होती है इसके लिए आपको देखिएगा परत चढ़ाई जाती है, स्टेटर कोड को परतदार किया जाता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रेरण मोटर के स्टेपलेस गति के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि को प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन बी को किया जाता है, यानी कि ध्रुवों की संख्या को परिवर्तित करके। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इसमें आप देख सकते हैं इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एन एस बराबर 120 बटे एफ बटे पोलो की संख्या। तो ये देखिएगा ये इसके समान हो गया, मल्टीप्लाई में है, जबकि ये देखिएगा इसके विपरीत है, कौन सा, पोलो की संख्या को। तो आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवों की संख्या को परिवर्तित करना है, जो कि ये पोलो की संख्या इसके विपक्ष में होती है, विलोमानुपाती। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डीसी मोटर का क्षेत्र कमजोर होना के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसको किसके रूप में जाना जाता है। तो इसमें देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा, डीसी मोटर का क्षेत्र कमजोर होना के रूप में जाना जाता है, इसमें होगा नियत शक्ति नियंत्रण विधि, यानी कि ऑप्शन डी। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, स्विनबर्न परीक्षण में डीसी मोटर को किस पर संचालित किया जाता है, नो लोड पर, फुल लोड पर, इसके बाद में दिया गया है हाफ लोड पर, कोई लोड नहीं, बी और सी दोनों पर। तो इनमें से आपको देखना है। तो ये देखिएगा इसमें किया जाता है नो लोड पर, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, नो लोड पर। यानी कि परीक्षण में डीसी मोटर को पर संचालित किया जाता है वो किया जाता है नो लोड पर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
स्थायी चुंबकों के उपयोग द्वारा तुल्यकालिक मोटर के लिए चुंबकीय क्षेत्र से निर्मित होता है। यानी कि ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखिएगा। तो ये देखिएगा, ये दिए जाते हैं ए बी सी तीनों के लिए, यानी कि ये जो निर्मित होता है ये ए बी सी तीनों के लिए होता है। तो आपका होगा इसमें ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन संख्या है 44। इसमें दिया गया चित्र निम्न में से कौन से घुमाव को इंगित करता है, यानी कि वो वाइंडिंग से संबंधित है। जो भी वाइंडिंग दी गई है उन सभी के जो सिंबल है उनको दर्शाया गया है। यानी कि ये क्वेश्चन भी बहुत सारे क्वेश्चन आए इससे संबंधित, इस तरीके से वाइंडिंग दी गई है फिर उनका नाम पूछा गया है। तो देखिएगा ये किसको इंगित करता है। तो इसमें देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्क्यू वाइंडिंग, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इसमें आपको ये सभी वाइंडिंग देखनी है कि किस प्रकार से वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग का आकार होता है, तो ये सभी आपको देख के जाना है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टेप रिकॉर्डर में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें देखिएगा ये ऑप्शन दिया गया है ना, इनमें से होगा स्टेरेसिस मोटर, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसमें देखिए बाकी जो मोटर दी गई है ये आवाज़ करती है लेकिन ये आवाज़ नहीं करती है, तो आपके टेप रिकॉर्डर में बिना आवाज़ करने वाली ही मोटर लगती है, तो स्टेरिस मोटर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एसी स्टेटर घुमाव पर निरंतर परीक्षण के दौरान सीरीज में जुड़े हुए परीक्षण लैंप में रहते हैं, यदि घुमाव में खुला परिपथ है तो देखिएगा ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको देखना है। तो देखिएगा इसमें जो ओपन परिपथ होता है यानी कि ओपन सर्किट होता है खुला हुआ, तो इसमें देखिएगा यानी कि बिल्कुल भी नहीं जलेगा, यानी कि रोशनी नहीं करेगा। तो इसमें देखिएगा ये होगा अंधकार में, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। जबकि शॉर्ट सर्किट होता, कौन सा शॉर्ट सर्किट होता ना, तो इसमें देखिएगा यह पूर्ण रोशनी के साथ जलता। कौन किस तरह जलता है, पूर्ण रोशनी के साथ। अगर आपका ओपन सर्किट होता, ओपन सर्किट होता तो यह बिल्कुल भी नहीं जलता, यानी कि बिल्कुल भी रोशनी नहीं करता। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कौन सा होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आर्मेचर कांचों की संख्या के संदर्भ में दो आसन विपरीत ध्रुवों के बीच की दूरी है। तो ये देखिएगा पोल पिच यानी कि ध्रुव पिच, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिना भार पर डीसी श्रेणी मोटर को प्रारंभ नहीं करना चाहिए, यानी कि बिना भार पर डीसी श्रेणी मोटर को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इसके बारे में आप देख सकते हैं, तो ये नहीं किया जाता है, खतरनाक उच्च गति पर संचालित होगी, यानी कि खतरनाक उच्च गति पर संचालित होगी। डीसी सीरीज मोटर को प्रारंभिक नहीं करना चाहिए। ये देखिएगा बिना भार पर, यानी कि बिना भार के उसको प्रारंभ नहीं करना चाहिए, अगर करोगे तो खतरनाक उच्च गति पर संचालित होती है ये। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जबकि देखिएगा इसमें आप देख सकते हैं कि इसको बिना भार के स्टार्ट, इसकी जो गति होती है उच्च, यानी कि अधिकतम जो गति होती है किस कारण से होती है। इसमें देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जब आप डीसी सीरीज मोटर के बिना भार के शुरू करते हैं तो वह बहुत ज़्यादा गति से क्यों चलती है। तो देखिएगा इसका कारण यह है कि इसमें जो बैक ईएमएफ होता है ना, कौन सा बैक ईएमएफ, इसमें बैक ईएमएफ का मान होता है वो होता है 0। बैक ईएमएफ का मान आपका 0 होता है, जिसके कारण से इसकी गति बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी कि खतरनाक होती है शुरू में। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें आप सभी को मालूम होगा ऑप्शन सी राइट आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्वीन बर्न परीक्षण के दौरान लोहे हानि को माना जाता है, यानी कि ये दिया गया है ना, इसमें देखिएगा परीक्षण के दौरान लोहे हानि को माना जाता है, ये माना जाता है स्थिर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। जबकि फुल लोड पर करेंगे तो उसमें आपकी कॉपर प्लस आयरन लॉसेज होता है, नहीं तो उसमें एक साइड, इसमें देखिएगा फुल लोड पर करोगे तो उसमें आपके स्थिर होती है, नहीं फुल लोड पर आपके, सॉरी दोस्तों एक बार फिर से देखिए क्वेश्चन दिया गया है, स्वीन बर्न परीक्षण के दौरान लोहे हानि को माना जाता है, तो लोहे हानि को माना जाता है स्थिर। फुल लोड पर करते हैं तो आपको देखिएगा कॉपर लॉसेस प्लस आयरन लॉसेस होता है जो कि परिवर्तनशील होता है, तो इसमें होगा लोहे हानि पर होगा आपका स्थिर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डीसी मोटर एक दिशीय बलागुण की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। तो इसमें देखिएगा
डीसी मोटर में एक दिशीय बलाघूर्ण की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन दिए गए हैं स्लीव वाले, ब्रूस, कम्यूटेटर, बी और सी दोनों, थायरिस्टर, नियंत्रण। तो इसमें देखना है, इसमें ब्रूस और कम्यूटेटर दोनों होंगे, तो आपका इसमें होगा ऑप्शन डी, यानी कि बी व सी दोनों। इसमें आप देख सकते हैं कम्यूटेटर हमेशा जो बनाया जाता है, यानी कि कम्यूटेटर जो बनाया जाता है वो हमेशा बनाया जाता है तांबे का, कॉपर का, तथा ब्रूस हमेशा कार्बन की बनाई जाती है। किसके? ब्रूस हमेशा कार्बन की बनाई जाती है। तो ये आप सभी को याद रखना है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डीसी सीरीज मोटर की सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सा स्टार्टर प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है? तो देखिएगा डीसी सीरीज मोटर की सुरक्षा के लिए जो स्टार्टर यूज किया जाता है वो किया जाता है, वो 2 पॉइंट स्टार्टर काम में लेता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ऑप्शन ए, डीसी सीरीज मोटर के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज किया जाता है। जबकि आप देख सकते हैं इसमें भी 2 पॉइंट स्टार्टर है, 3 पॉइंट स्टार्टर है, जो भी ये 2-3 प्रकार के होता है, ये सभी आपको देखने हैं। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें देखना है ऑप्शन दिए गए हैं सप्लाई टर्मिनल, फील्ड टर्मिनल, आर्मेचर टर्मिनल। इसमें दिया गया है या तो बी या सी, और ऑप्शन ई दिया गया है ए और बी दोनों। इसमें देखिएगा जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है आपका सप्लाई टर्मिनल, यानी कि सप्लाई टर्मिनल। अगर आप इसको चेंज करोगे तो आप सभी को मालूम है डीसी शंट मोटर की जो घूर्णन दिशा बदली जाती है वो केवल दोनों में से एक में से बदली जाती है, यानी कि या तो फील्ड टर्मिनल बदल देंगे या आर्मेचर टर्मिनल। अगर आप सप्लाई टर्मिनल दोगे तो उसमें देखिएगा सप्लाई को बदलोगे तो उसमें आर्मेचर में भी वही जाएगी, और जो दूसरा दिया गया है फील्ड वाइंडिंग, यानी कि फील्ड क्षेत्र में, वो इसमें भी वही जाएगी। तो इसमें आप सप्लाई टर्मिनल नहीं चेंज कर सकते हैं डीसी सीरीज मोटर में। इसमें केवल फील्ड टर्मिनल और आर्मेचर में, सप्लाई में आपकी दोनों रहेगी एक साथ। जबकि फील्ड और टर्मिनल देखिएगा इन दोनों को भी एक साथ नहीं बदला जाता है, यानी कि सप्लाई में ये दोनों एक साथ हो जाएगी, जबकि इसमें देखिए फील्ड और टर्मिनल एक साथ नहीं बदली जाती है डीसी सीरीज मोटर में। तो इसको देखिएगा, इसकी जो घूर्णन दिशा चेंज की जाती है फील्ड टर्मिनल या आर्मेचर टर्मिनल, इन दोनों में से किसी एक के चेंज करके बदली जाती है। तो ये देखिएगा आपका होगा ऑप्शन ई भी नहीं होगा, ए और बी दोनों एक साथ नहीं होंगे, कभी भी एक साथ नहीं होंगे ए और बी। तो इसमें देखिएगा या तो फील्ड टर्मिनल होगा या आर्मेचर टर्मिनल, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो इसको आपको सभी को याद कर लेना है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कम्यूटेटर खंडों के बीच विद्युत रोधन होता है, यानी कि कम्यूटेटर के खंडों के बीच में जो विद्युत रोधन होता है वो कौन सा होता है? तो इसमें देखिएगा कागज भी, माइका भी, कपड़ा भी, लकड़ी भी, इन सभी। तो आपका होगा इन सभी, यानी कि ये सभी विद्युत रोधी होते हैं, कागज, कपड़ा, लकड़ी, माइका, ये सभी होता है। तो इनमें से देखिएगा ऑप्शन ई आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कुंडलियां उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? तो इसमें देखिएगा, ये देखिएगा इसका जो यूज किया जाता है उसका उद्देश्य होता है वो होता है घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, या ना घूर्णित मान का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कुंडलियां उपयोग की जाती है। तो इसमें देखिएगा यह भी एक प्रकार से सेल्फ इंडक्शन मोटर का ही प्रकार होती है, शेडेड पोल मोटर भी। तो इसके बारे में देख लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक फेज वाली शेडेड पोल मोटर में प्राय होता है। तो इसमें देखिएगा एक फेज वाली यानी कि सिंगल फेज वाली शेडेड पोल मोटर में प्राय होता है। तो ये देखिएगा स्क्विरल केज रोटर होता है। कौन सा होता है? स्क्विरल केज रोटर होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डीसी मशीनों में डमी कुंडलियां हेतु उपयोग होती है, यानी कि ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको देखना है। तो ये देखिएगा आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए, कौन सा होगा इसमें? आर्मेचर का यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए डीसी मशीनों में डमी कुंडलियां उपयोग की जाती है। तो आपका इसमें ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर होगा। तो आप सभी को मालूम होगा जो डमी कॉइल होती है इनका जो यूज किया जाता है इस तरीके से रोटर होता है और इसमें इस तरीके से यहाँ पे होती है। फिर देखिएगा ये समान यानी संतुलन के लिए होती है। अगर इसमें बराबर है फिर ये नीचे जाएगी तो एक साथ तेजी से जाती है। तो इसके लिए आपको संतुलन के लिए कुछ कॉइल लगाई जाती है जिन्हें डमी कॉइल को बोलते हैं, यानी कि डमी कुंडलन बोलते हैं। तो आपका इसमें आर्मेचर यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए
ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसमें। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंडक्शन मोटर में यदि वायु अंतराल बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिएगा इसमें शक्ति गुणांक कम होगा और चुंबकीय धारा बढ़ेगी। तो इसमें देखिएगा इसका एकदम राइट आंसर होगा, शक्ति गुणांक तो कम होगा और चुंबकीय धारा बढ़ेगी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर चालू करने के लिए प्रयुक्त स्टार्टर होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, उसे चालू करने के लिए कौन सा स्टार्टर यूज किया जाता है। तो इसमें देखिएगा वो किया जाता है रोटर रेजिस्टेंट स्टार्टर, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मोटरों में जॉकिंग ऑपरेशन भी कहलाता है। जो मोटरों में जॉकिंग ऑपरेशन भी कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका इंचिंग। ये याद रखना है आपको, मोटरों में जो जॉकिंग ऑपरेशन किया जाता है ये आपका इंचिंग कहलाता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत की मानक संस्थान के अनुसार उप परिपथ में पंखों, सॉकेटों और लाइटों को तक सीमित किया जाता है, यानी कि किस तक सीमित किया जाता है, ये आप सभी को देखना है। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे देखिएगा भारतीय मानक यहाँ पे है, ये देख लिया था आपने क्वेश्चन। तो इसमें इंचिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार उप परिपथ पंखों में सॉकेट और लाइटों को तक सीमित किया जाता है, यानी कि कितने तक सीमित किया जाता है। तो ये देखिएगा भारतीय मानक संस्थान के अनुसार उप परिपथों में जो यूज किया जाता है वो किया जाता है 800 वाट 10 पॉइंट। ऑप्शन ई आपको जरूर याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 800 वाट 10 पॉइंट के लिए। जबकि अगर आपका पावर परिपथ होता है, क्या होता है पावर परिपथ, पावर परिपथ के लिए देखिएगा आपका यहाँ पे होता है 3000 वाट, और जो पावर पॉइंट होते हैं वो आपके 2 होते हैं यहाँ पे। और ये दिया गया है उप परिपथ पंखे, सॉकेट और लाइटों के लिए, और पावर के लिए ये होगा 302 सॉकेट होगा, यानी कि 3000 वाट 2 सॉकेट, और इसमें होगा आपके उप परिपथ के लिए 800 वाट 10 पॉइंट। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर है, ऑप्शन ई। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सभी स्विच पर लगाए जाने चाहिए, यानी जो स्विच होता है वो किस पर लगाए जाने चाहिए। तो ये तो आप सभी को मालूम है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ये जीवित तार पर, यानी कि ऑप्शन ए, इसे क्या बोलता है फेज वायर, इसको फेज वायर बोलता है, जीवित तार भी बोलता है, लाइव फेज लाइव भी बोलता है। कौन सा लाइव। तो इस तरीके से इसको कई नाम से जाना जाता है फेज को, जीवित तार, लाइव। तो इस तरीके से इसको देखिएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्कशॉप में प्रकाश व्यवस्था के लिए निम्न में से कौन सी वायरिंग उपयुक्त रहती है। तो ये देखिएगा वर्कशॉप में जो व्यवस्था के लिए उपयुक्त वायरिंग रहती है वो होती है सरफेस कंड्यूट वायरिंग, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत वायरिंग संस्थापन के लिए भारतीय मानकों के अनुसार 25 mm तक की व्यास की कंडक्ट के लिए सैंडल्स की न्यूनतम मोटाई होनी चाहिए, यानी कि इसकी जो मोटाई होनी चाहिए वो देखिएगा 20 SWG, 20 SWG। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, 20 स्टैंडर्ड वायर गेज। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक कंडक्ट के लिए विद्युत सांतव यानी निरंतरता क्यों आवश्यक होती है। तो ये देखिएगा आपका इसमें राइट आंसर होगा, प्रभावी ग्राउंड फॉल्ट पथ निर्मित करने के लिए भी होती है, और दूसरा होगी ओवर करंट सुरक्षा युक्ति का संचालन सुगम बनाने के लिए। तो ऑप्शन ई आपका एकदम से सही है, इसमें ऑप्शन ई सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सर्विस लाइन में स्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा टैप करने के लिए ओवरहेड लाइनों में ज्वाइंट उपयोग किया जाता है, यानी कि आप सभी को मालूम होगा आपके घरों के बाहर 2 तार जा रहे होते हैं तो उनको सर्विस लाइन कहते हैं। आपके देखिएगा जो भी घर होते हैं उनमें आपके जो लाइट आती है वो देखिएगा घरों के बाहर 2 तारों के जा रहे होते हैं, यानी कि घरों के बाहर 2 तार जा रहे होते हैं इस तरीके से, और उन्हें ही सर्विस लाइन कहा जाता है। तो ये देखिएगा इसमें जो जोड़ किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, वो किया जाता है आपका ब्रिटानिया जोड़, यानी कि इस तरीके से ब्रिटानिया टी जोड़ होता है। ये जा रही है तो इसमें से आपको एक तो यूँ कर दिया जाता है और एक इसमें से यूँ लिया जाता है, तो ये होगा ब्रिटानिया टी। ऑप्शन ए आपका एकदम से सही है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बैटन पर TRS केबल के लिए उपयुक्त होती है। तो इसमें देखिए कम वोल्टता के लिए, किसके लिए होती है, कम वोल्टता के लिए। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, से अधिक भूमिगत प्रणाली
काम नहीं कर सकती, यानी कि इससे अधिक पर भूमिगत प्रणाली पर काम नहीं कर सकती है। कितने वोल्टेज पर? इसमें देखिएगा 66 kV, 66,000 वोल्टेज से अधिक पर भूमिगत प्रणाली काम में नहीं ली जाती है। यानी भूमिगत के लिए जो वायरिंग की जाती है वो 66 kV से अधिक पर नहीं की जाती है। इसमें आप देख सकते हैं 66 kV से अधिक नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सब स्टेशन में निम्न में से कौन सा उपकरण स्थापित नहीं होता है? ये देखिएगा, सीरीज कैपेसिटर, शंट रिएक्टर्स, एक्साइटर्स, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर्स। तो इसमें देखिएगा ये सभी होते हैं, लेकिन ये जो एक्साइटर होता है ना, ये नहीं होता है। यानी कि ये भी होता है, ये भी, ये भी, ये भी। तो इसमें आपका होगा एक्साइटर्स, ऑप्शन ए। सिंक्रोनस जनरेटर में इसका यूज किया जाता है, एक्साइटर्स का यूज जो किया जाता है सिंक्रोनस मोटर जनरेटर में, इसका यूज किया जाता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सर्विस को आइसोलेटर से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। ये देखिएगा, इसमें देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा, लाइन में कोई करंट नहीं होगा। अगर आप सर्किट को आइसोलेटर से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो लाइन में कोई करंट नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी सब स्टेशन में एक ट्रांसफार्मर के लिए कितने न्यूट्रल अर्थ पिट्स होते हैं? तो ये आपको देखना है, 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से देखना है। तो ये देखिएगा, इनमें होगा आपके 3। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोरोना डिस्चार्ज इफेक्ट को कम करने के लिए इनमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है? तो ये देखिएगा, इलेक्ट्रिकल में भी एक कोरोना होता है। तो इसमें देखिएगा, इसको डिस्चार्ज करके इफेक्ट को कम करने के लिए इनमें किस तरीके से किया जाता है इस्तेमाल। तो ये देखिएगा, इसमें जो राइट आंसर होगा वो देख सकते हैं आप, कंडक्टरों के बीच की जगह को बढ़ाकर, ये भी सही है। कंडक्टर के डायमीटर को बढ़ाकर, यानी कि उनको व्यास को बढ़ाकर किया जाता है, ये भी सही है। कोरोना रिंग्स का इस्तेमाल करके, ये भी सही है। बंडल्स किए गए कंडक्टर का इस्तेमाल करके, यानी कि जो बंडल इस तरीके से किया जाता है, जैसे एक वायर होता है तो उसमें कई वायर लगा दिया जाता है, फिर एक वायर में इस प्रकार से बंडल किए गए कंडक्टरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ई आपका एकदम से सही होगा। फिर देखिएगा, ये जो ट्रांसमीटर लाइन्स होती है ये भी आपकी हाई वोल्टेज लाइन होती है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मोर रिले ट्रांसमिशन लाइनों के लिए उपयुक्त है। यानी कि मोर रिले है वह ट्रांसफार्मर लाइन के लिए उपयुक्त है। तो इसमें देखिएगा, ये होगा आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए और अल्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए। तो यानी कि ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। इसमें देखिएगा, एक्स्ट्रा जो हाई वोल्टेज है उसका जो मान दिया जाता है वो है 440 kV, यानी कि किलो वोल्टेज 440 kV में होता है। जबकि अल्ट्रा हाई वोल्टेज का मान होता है वो होता है आपका 765 kV के लिए। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक उपभोक्ता कनेक्टेड लोड 2 kW का है और उसकी अधिकतम मांग 1.5 किलोवाट है, तो उपभोक्ता का डिमांड फैक्टर है। तो इसको आपको हल करने के लिए देखिएगा, इसमें होता है डिमांड, इसमें देखिएगा, इसमें होता है आपका डिमांड फैक्टर, यानी कि डी एफ बराबर मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम होता है वो देखिएगा, इसमें आएगा आपका मैक्सिमम मान, यानी कि अधिकतम मांग। तो ये मैक्सिमम आएगा आपका इस तरीके से। फिर देखिएगा इसमें आएगा कनेक्टेड लोड, आपके नीचे आएगा, कौन सा आएगा? कनेक्टेड लोड, नीचे की तरफ। तो अब आप इसको हल कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम जो मांग होगी उसमें आपको ऊपर लिखना है। तो इसमें देखिएगा अधिकतम मांग दिया गया 1.5, तो 1.5 बटे, फिर देखिएगा कनेक्टेड लोड कितना है 2, यहाँ पे दिया गया है। इसको हल करेंगे तो एक दे दिया, पॉइंट घटाने के लिए 0 नीचे लगा देंगे, 5 3 15, 500 का 20, 3/4। अब आप इसको हल करोगे, पॉइंट लगा दे, फिर देखिएगा 700 का 28, 4 5 20, 0.75। तो आपका देखिएगा ऑप्शन सी एकदम से राइट होगा। इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन सी एकदम से राइट होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, जो आपको अभी हल करके दिखाया है। तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, अधिकतम मांग, इसमें होगा अधिकतम, यानी कि जो अधिकतम होगी मांग उसको आपको ऊपर लिखना है
और जो कनेक्टेड लोड होगा उसको आपको नीचे लिखना है। तो इस तरीके से आप इसको हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी सिस्टम के विभिन्न सब सर्किट की व्यक्तिगत अधिकतम मांगों के योग और पूरे सिस्टम की अधिकतम मांग का अनुपात है। तो इसमें देखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डाइवर्सिटी फैक्टर, यानी कि ऑप्शन ए आपका एकदम से सही है। और इसका जो मान रखा जाता है, यानी कि इसका जो मान है एक से ज़्यादा है। कितना है? एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा इसका मान होता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्विच का ज़्यादातर इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ हमें ग्राउंड और लाइन दोनों को एक साथ ब्रेक करना होता है। तो इसमें देखिएगा कौन से स्विच का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से वो डबल पोल सिंगल थ्रो, यानी कि डबल पोल इस तरीके से होगा और सिंगल थ्रो होगा। तो इस तरीके से इसमें ऑप्शन ए आपका एकदम सही आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगर किसी डीसी मोटर के बैक ईएमएफ और रफ्तार को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि डीसी मोटर के बैक ईएमएफ और रफ्तार को दोगुना कर दिया जाए तो मोटर में उत्पन्न होने वाला टॉर्क किस तरीके से होगा। यानी कि एक समान रहेगा, एक चौथाई तक कम हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, मान 1/3 कम हो जाएगा। इनमें से आपको देखना। तो देखिएगा इसमें एक समान उत्पन्न होगा, यानी कि इसमें एक समान उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन ए आपका एकदम राइट होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है। इनमें से कौन सा फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, तो ये देखना है। क्योंकि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ ही उन्हें कहते हैं जिससे चुंबक बनाई जाती है, यानी कि फेरोमैग्नेटिक पदार्थ उन्हें कहते हैं जिससे चुंबक बनाई जाती है। इसमें देखिएगा किससे बनाई जाती है चुंबक, तो इसमें आप सभी देख सकते हैं टंगस्टन, कॉपर, एल्युमिनियम, निकिल। तो इसमें देखिएगा इसका होगा निकिल से, यानी कि ऑप्शन डी आपका एकदम से राइट आंसर होगा। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है निकिल। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्थिर तरीके से लगाए गए ईएमएफ की दिशा की मदद से प्राप्त की जा सकती है, यानी कि किसकी स्थिर तरीके से लगाए गए। तो इसमें देखिएगा स्थिर तरीके से लगाए गए ईएमएफ की दिशा किसकी सहायता से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है। तो देखिएगा लेंज के नियम, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। लेंज के नियम के द्वारा स्थिर लगाए गए ईएमएफ की दिशा आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेंज का नियम किस संरक्षण का नियम का परिणाम है, यानी कि करंट का, चार्ज का, एनर्जी का, ईएमएफ का, संवेग का, ये देखना है। ये देखिएगा ये होगा आपका एनर्जी का, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। फिर देखिएगा बिना परस्पर कपलिंग वाली सीरीज में दो 300 माइक्रो हेनरी कोयल का कुल इंडक्टेंस होता है। इसको देखिएगा, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, जो कि आप सभी को मालूम होगा सीरीज में यह प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, यानी कि प्रतिरोध आपकी श्रेणी में जिस तरीके से जोड़े जाते हैं उसी प्रकार से इसमें होती है। ये देखिएगा यहाँ पे ये हो गया आपका एक, फिर दूसरा हो जाएगा यहाँ पे यूँ। फिर देखिएगा इसका टोटल, यानी कि यहाँ पे 300 माइक्रो हेनरी है और यहाँ पे भी 300 है, 2 है। इस तरीके से ये देखिए हम माइक्रो हेनरी। तो इसमें देखिएगा जिस प्रकार से आप प्रतिरोध ज्ञात करते हैं श्रेणी में, तो उसमें आप इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी टोटल करते हैं। तो टोटल हो जाएगा आपका 600। कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका 600 इस तरीके से। तो यहाँ पे टोटल ऑप्शन ए होगा आपका 600 माइक्रो हेनरी, जो कि ये सभी देख लीजिएगा इंडक्टेंस, यानी कि ये और प्रतिरोध एक समान से हल किए जाता है, यानी कि एक समान होता है। जबकि जो होता है कैपेसिटर, कौन सा? कैपेसिटर, ये इसके विपरीत होता है, यानी कि ये समानांतर में होता है तो ये इसके विपरीत समानांतर में वाला होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 4 हेनरी इंडक्टेंस के कॉइल में 4 वोल्टेज का ईएमएफ लगाया जाता है। कितने का? 4 का। 4 हेनरी इंडक्टेंस के कॉइल में 16 वोल्ट का ईएमएफ लगाया जाता है। तो करंट में बदलाव की दर होनी चाहिए, यानी कि कितनी होनी चाहिए, तो इसको आपको देखना है। तो देखिएगा इसको आपको हल करोगे तो इसमें एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है देखिएगा यहाँ पे देखिएगा ईएमएफ फिर से देखिएगा ईएमएफ बराबर एल, यानी कि हेनरी,
di/dt। ये सभी ने आपने फार्मूला देखा होगा। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे आपको मान दिया गया है 16। किसका मान दिया गया है? 16 वोल्ट का ईएमएफ है। तो यहाँ पे आपको 16 लिख देना है। फिर देखिएगा इसको, हेनरी का मान कितना दिया गया है? यहाँ पे हेनरी का मान दिया गया है आपको 4। कितने दिया गया है? 4/di/dt होता है। आप इसको काट लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, इनको यहाँ पे कर दीजिएगा गुणा। फिर देखिएगा आप इसको हल करोगे, फिर देखिएगा 16/4 बराबर di/dt। फिर देखिएगा आप इसको यहाँ से काट लीजिएगा, 4 चौको 16। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 एम्पियर सेकेंड। कौन सा आएगा? 4 एम्पियर। तो आपका होगा ऑप्शन ए, नहीं ऑप्शन ई होगा, सॉरी दोस्तों, इसमें होगा ऑप्शन ई 4, यानी कि अभी जो हल किया था वो होगा आपका ऑप्शन ई 4 एम्पियर सेकेंड होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पॉइंट चार्ज की वजह से किसी फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता का मान से निर्धारित किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? तो ये देखिएगा, यह किया जाता है कूलॉम के नियम से, यानी कि ऑप्शन सी आपका एकदम सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगर +2q और -5 की चार्ज वाले दो चार्ज किए गए पिंडों को संपर्क में लाया जाता है तो कुल चार्ज होगा। ये देखिएगा इसमें होगा आपका +2q है। फिर देखिएगा माइनस, यानी कि इसको भी जोड़ देना है, इसमें प्लस कर देना है, -5q। इसमें देखिएगा अब आप +2 -5 +2 से इसमें करोगे तो आपके रह जाएंगे -3q। तो -3q किस ऑप्शन में दिया गया है? ये दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से क्या डाइलेक्ट्रिक का उदाहरण है? यानी कि ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा डाइलेक्ट्रिक का उदाहरण है? ये सभी आपको देखना है। देखिएगा कांच भी है, यानी कि विद्युत रोधी होता है। तो कांच भी है, माइका भी है, एबोनाइट भी है और पोर्सलिन भी है। तो ये इसमें हो जाएगा इन सभी। तो आपका ऑप्शन ई आंसर होगा। डाइलेक्ट्रिक किसे कहता है ये भी देख लीजिएगा। डाइलेक्ट्रिक वह होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। कौन सा होता है डाइलेक्ट्रिक? वह होता है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो ये ऑप्शन दिया गया है इन सभी में नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन ई आंसर होगा, यानी कि ये सभी में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो इसे ही डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, यानी कि ये सभी इसके एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन ई आपका राइट आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वान डी ग्राफ जनरेटर के सिद्धांत पर काम करता है। वान डी ग्राफ जनरेटर के किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसमें देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए आपका एकदम सही आंसर है इसमें। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक कैपेसिटर में क्या होता है? एक कैपेसिटर में क्या होता है? तो देखिएगा कैपेसिटर में अभी हमने बात की थी, इसमें देखिएगा एक कैपेसिटर होता है, इसमें दो धातुएं होती है, यानी कि इसमें देखिएगा और बीच में डाइलेक्ट्रिक पदार्थ भरा जाता है। कौन सा? डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक कौन सा होता है? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये डाइलेक्ट्रिक पदार्थ इसमें भरा जाता है। इसमें दो छड़ होती है, एक ये होती है और एक ये होती है। इसमें देखिएगा डाइलेक्ट्रिक होगा, डाइलेक्ट्रिक वह होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और इसमें दो प्लेट्स होती है, एक तो ये हो गई और एक ये हो गई है, जिन्हें कंडक्टर धातु की बनाई जाती है। तो इस तरीके से इनको अलग अलग रखा जाता है। तो इससे में देखिए एक कैपेसिटर क्या होता है, एक कैपेसिटर में जिसमें आपके डाइलेक्ट्रिक पदार्थ भरा जाता है। इसमें देख सकते हैं आप कागज़ भी भरा जा सकता है, और भी डाइलेक्ट्रिक जो भी पदार्थ होता है वो सभी भर सकता है, जैसे ऑयल, पेपर जो भी हो सभी भर सकते हैं। इंसुलेटर द्वारा अलग किए गए दो कंडक्टर। तो इसमें देखिएगा इंसुलेटर से, यानी कि ये इंसुलेटर से है, इनके द्वारा अलग किए गए दो कंडक्टर्स। तो इसमें देखिएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इंसुलेटर्स के द्वारा अलग किए गए दो कंडक्टर, यानी कि ये इंसुलेटर्स होगा, इसके द्वारा ये दोनों अलग किए गए हैं। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही आंसर है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फ्यूज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखना है। ये देखिए फ्यूज परिवेश के तापमान से स्वतंत्र होता है, यानी कि इसमें दिया गया है फ्यूज है ना जो बाहर के तापमान से स्वतंत्र होता है, यानी बाहरी तापमान से ये स्वतंत्र होता है, ये भी सही है। ये शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही बात है।
केवल सिंगल पोल वर्जन उपलब्ध है, ये भी सही है। ये कोई पेज में लगाया जाता है, यानी कि ये सिंगल पोल पर ही लगाया जाता है। इसके बाद में ये स्वाभाविक पदार्थों के इलेक्ट्रिक थर्मल गुणधर्मों पर कार्य करता है, ये भी सही है। इसे ऑन ऑफ स्विच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसे ये थोड़ा वो बहुत लगता है। लेकिन देखिएगा इसमें आंसर दिया गया है बी, यानी कि शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है। यह शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करता है, यानी कि कथन गलत है। ये कथन गलत बताएगा, लेकिन ये कथन गलत नहीं है, ये सही लगता है मेरे को। तो इसमें देखिएगा ये जो बोर्ड ने माना है, इसमें देखिएगा ऑप्शन बी माना है। कौन सा? ऑप्शन बी माना है, लेकिन ऑप्शन बी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसमें तो ये देखिएगा ऑप्शन बी माना है, लेकिन ऑप्शन बी नहीं आना चाहिए मेरे अंदाज में। तो फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, डिले फ्यूज किसकी सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन दिए गए मोटर्स के, ट्रांसफार्मर के, ए बी दोनों, सेमीकंडक्टर उपकरण। ऑप्शन ई दिया गया है लाइटिंग सर्किट के लिए। इनमें से आपको देखना है, यानी कि मोटर्स के, ट्रांसफार्मर से। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों, यानी कि मोटर्स में भी किया जाता है और ट्रांसफार्मर्स में भी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक फेज शिफ्ट नियंत्रण विधि में एनोड और ग्रिड वोल्टेज के बीच फेज शिफ्ट किसके माध्यम से हासिल की जा सकती है? इसमें देखिएगा ये की जा सकती है इंडक्शन रेगुलेटर के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्रांसफार्मर के लिए डेल्टा कनेक्शन के मामले में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के गुना के बराबर होती है, यानी कि कितने गुना के बराबर होती है? इसमें देखिएगा एक के, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है इसमें। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर होता है? यानी कि इसमें देख सकते हैं निम्न में से कौन से ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर होता है? तो इसमें देखिएगा ये होता है आपके करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर। इसके बाद में दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो इसमें आप देख सकते हैं निम्न में से किस में ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर होता है? यानी कि टैप चेंजर का जो यूज किया जाता है उसमें आप सभी को मालूम होगा, टैप चेंजर होता है वो होता है इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसके अलग अलग टर्न बाहर निकाल दिए जाते हैं, और आपको कम ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है तो उसके हिसाब से सेकेंडरी वाइंडिंग में कनेक्शन कर सकते हैं। इसे ही बोला जाता है टैप चेंजर्स, यानी कि टैप चेंजर। तो इसमें देखिएगा किसका यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर का? तो ये देखिएगा इसमें किया जाता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यानी कि ऑप्शन डी आपका एकदम से राइट आंसर होगा इसमें। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वितरण ट्रांसफार्मर, क्वेश्चन क्या है, यदि एक वितरण ट्रांसफार्मर में 2540 टर्न्स की प्राइमरी वाइंडिंग्स है और 40 टर्न्स की सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो प्राइमरी वाइंडिंग का के वोल्टेज 7620 है। कितना है? 7620 है। तो देखिएगा वोल्ट के बराबर है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना है, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज कितना है? तो देखिएगा इसमें भी एक फार्मूला होता है, आप सभी को मालूम होगा। जो इसमें जो फार्मूला लगता है ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में आप सभी ने देखा होगा, इसमें होता है सेकेंडरी वोल्टेज बटे प्राइमरी वोल्टेज बराबर सेकेंडरी टर्न बटे प्राइमरी टर्न N1। फिर बराबर में होता है वो होता है आपके I1, यानी कि ये विपरीत होता है, इसमें I1 होता है और सभी में V2 N2 आता है, तो इसमें I1 आएगा, फिर बटे में आएगा I2 नीचे की तरफ। इस तरीके से इसका एक फार्मूला होता है। तो इसमें देखिएगा इसमें दिए गए हैं टर्न, यानी कि टर्न्स की संख्या दी गई है, और दिए गए हैं इसमें वोल्टेज, यानी कि ये दो दी गए है। तो आपको इसको हटा लेना है, यानी कि जो विपरीत है इसको आपको हटा लेना है, और इस फार्मूले से आप इसको हल कर लेना है। तो आप देखिएगा इसको हल करेंगे इस फार्मूले से, तो हल करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 120 वोल्टेज, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। इसमें हल करके देख लेना है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोडित स्थितियों के अंतर्गत दो समरूप ट्रांसफार्मर की दक्षता को किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन दिए गए हैं इसमें शॉर्ट सर्किट परीक्षण के द्वारा, ओपन सर्किट परीक्षण के द्वारा, बैक टू बैक परीक्षण, डाइलेक्ट्रिक परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिएगा बैक टू बैक परीक्षण के द्वारा,
यानी कि ऑप्शन ए आपका एकदम से सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्रांसफार्मर में ब्रिदर में प्रयुक्त रसायन का गुणधर्म क्या होना चाहिए। यानी कि जो ट्रांसफार्मर का ब्रिदर होता है उसमें जो पदार्थ भरा जाता है उसका गुणधर्म क्या होना चाहिए। क्या है कि ऊष्मा का अवशोषण करना, हवा का आयनीकरण करना, नमी हटाना। यानी कि इसमें होगा नमी हटाना। ऑप्शन सी आपका एकदम से राइट आंसर होगा, नमी हटाना। इसमें देखिएगा ब्रिदर में जो पदार्थ भरा जाता है उसको आप सभी को मालूम होगा, वो होता है सिलिका जेल। कौन सा होता है? सिलिका जेल। ये क्वेश्चन भी बार बार आता रहता है, यानी कि सिलिका जेल। इसमें देखिएगा नई सिलिका जेल का जो रंग होता है हल्का गुलाबी या सफ़ेद होता है, लेकिन नमी सोखने के बाद इसका रंग नीला हो जाता है। नमी सोखने के बाद इसका जो कलर है वो नीला हो जाता है। और इससे देखिएगा पुनर्प्रवित करने के लिए, यानी कि जो परिवर्तित किया जाता है, इसके लिए आपको इसको रोशनी में रखा जाता है, यानी कि प्रकाश में रखा जाता है। उसके बाद में इसका कलर फिर से वही हो जाता है, गुलाबी या सफ़ेद। तो इस तरीके से इसको आपको क्वेश्चन को याद रखना है सिलिका जेल के बारे में। और ट्रांसफार्मर ब्रिदर में जो पदार्थ भरा जाता है वो सिलिका जेल होता है और ये नमी हटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में किससे परिवर्तित किए बिना स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि एक ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति को एक सर्किट से दूसरे में किसे परिवर्तित किए बिना स्थानांतरित किया जाता है। वोल्टेज को, करंट को, फ्रीक्वेंसी को, टर्न्स को। तो इसमें देख लेना है, फ्रीक्वेंसी है ये आपके प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि दोनों में एक रखी जाती है, यानी कि एक समान होती है। और बाकी सभी वोल्टेज देख लीजिए कम ज़्यादा होता रहता है, यानी कि इनकी संख्या कम ज़्यादा, टर्न्स की संख्या कम ज़्यादा कर दी जाती है। तो इससे आपके वोल्टेज और करंट कम ज़्यादा होता रहता है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर होगा, फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए हुए, यानी कि ये समान रहती है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, घरों को बिजली की अपेक्षाकृत कम मात्रा की आपूर्ति करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है। तो ये आप सभी को मालूम होगा, ये किया जाता है पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वितरण ट्रांसफार्मर। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं पोल टाइप डिस्ट्रीब्यूशन आंसर तो सही। फिर इसमें आप देख सकते हैं पावर ट्रांसफार्मर होता है जहाँ से आप ज़्यादा वितरण की जाती है, यानी कि पावर हाउस पर पावर ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है। और करंट ट्रांसफार्मर देखिएगा, ये अलग से करंट की जो करंट ट्रांसफार्मर होता है इससे के द्वारा इसको चेक किया जाता है, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर के द्वारा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्रांसफार्मर में गुंजन की आवाज़ मुख्यतः किस कारण होती है। यानी कि उसमें जो आवाज़ होती है वो किस कारण से होती है। तो इसमें देखिएगा इसका आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा माइक्रोस्ट्रोनोसिक्सन, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, माइक्रोटोसिस्ट्रिकसन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो कोर का भाग होता है उसमें जो प्लस माइनस होता रहता है उसी के कारण ये आवाज़ होती है, यानी कि वो कम ज़्यादा होता रहता है जिसके कारण आवाज़ होती है क्रोड में। तो इसमें आपको मैग्रोस्ट्रिकसन, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ये आप सभी ने देखा होगा, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट, यानी कि शॉर्ट सर्किट होता है, एक होता है ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट का जो यूज किया जाता है वो देखिएगा आपका किया जाता है कॉपर लॉसेज, यानी कि कॉपर हानि के लिए किया जाता है। कॉपर हानि ज्ञात करने के लिए शॉर्ट सर्किट परीक्षण किया जाता है। जबकि आपका ओपन सर्किट है, कौन सा है? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट के लिए आपका किया जाता है कोर लॉस हानि, ऑयर में मतलब इसमें हो जाएगा आपका कोर लॉस, क्रोड की हानि, और दूसरा हो जाएगा आपकी आयरन की हानि, यानी कि लोहे हानि, लोहे हानि, और हो जाएगा क्रोड की हानि के लिए आपको ओपन सर्किट किया जाता है। जबकि शॉर्ट सर्किट का यूज किया जाता है आपके कॉपर लॉस के लिए किया जाता है स्पेशल। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपका कॉपर लॉस हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ट्रांसफार्मर में टर्सरी वाइंडिंग की जाती है। यानी कि ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसमें टर्सरी वाइंडिंग की जाती है। तो ये सभी आपको देखना है इसमें। तो अब हम इसके बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। तो देखिएगा टर्सरी वाइंडिंग के बारे में भी देख लीजिएगा आप। स्टार स्टार संयोजन में कभी कभी यह दोष पाया जाता है, यानी कि जो स्टार स्टार कनेक्शन होता है इसमें कभी कभार यह दोष उत्पन्न हो जाता है।
इसमें आपको देखिएगा न्यूट्रल बिंदु को, यानी कि जो न्यूट्रल होता है वो स्थिर नहीं रहता है, इधर उधर खिसकता रहता है। ऐसी स्थिति में दोनों स्टार संयोजित, यानी कि दोनों स्टार कनेक्शन के वाइंडिंग के मध्य में एक डेल्टा संयोजित वाइंडिंग स्थापित की जाती है, यानी कि दोनों स्टार कनेक्शनों के मध्य में एक डेल्टा वाइंडिंग की जाती है, उसे ही टर्सरी वाइंडिंग कहा जाता है। यानी कि टर्सरी वाइंडिंग की, यानी कि जो स्टार, इसमें देखिएगा इस तरीके से होता है। इसमें मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। इसमें देखिएगा इस तरीके से होता है, यहाँ पे आपकी वाइंडिंग हो जाएगी, फिर इस तरीके से, फिर आपकी यहाँ पे वाइंडिंग हो जाएगी, फिर इस तरीके से हो जाएगा, इसमें भी कनेक्शन ये हो जाएगा, फिर एक वाइंडिंग इसमें होगी, इसमें देखिएगा ये आपका हो जाएगा स्टार कनेक्शन, यानी कि ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा, ये कभी कभार स्थिर नहीं रहता है। फिर देखिएगा एक इसी तरीके से जो ये सेम बनाया गया है इसी तरीके से यहाँ पे होती है, कुछ इस तरह से। फिर देख सकते हैं यहाँ पे इसका न्यूट्रल हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक वाइंडिंग, फिर यहाँ पे हो जाएगी, इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगी, यानी कि RBY। इसमें भी इसी तरह से होते हैं। फिर इसके मध्य में देखिएगा इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से एक वाइंडिंग स्थापित की जाती है, यानी कि ये इस तरीके से की जाती है, और इसके मध्य में डेल्टा वाइंडिंग की जाती है छोटी सी। इसमें देखिएगा डेल्टा वाइंडिंग इस तरीके से की जाती है, इनको आपको चिन्ह को भी याद रखना है, इस तरीके से डेल्टा वाइंडिंग की जाती है। फिर देखिएगा ये आपकी होगी, इसमें 3 वाइंडिंग की जाती है, डेल्टा के आकार की होती है, यानी कि इस तरीके से। तो ये वाइंडिंग की जाती है, इसे ही टर्सरी वाइंडिंग कहा जाता है। तो टर्सरी वाइंडिंग के बारे में आपने देखा होगा। तो ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से ट्रांसफार्मर में ये की जाती है, स्टार स्टार कनेक्शन वाले ट्रांसफार्मर होता है, इसमें कभी कभार होती है, यानी कि जो न्यूट्रल बिंदु होता है वो स्थिर नहीं रहता है, इसके लिए आपको टर्सरी वाइंडिंग की जाती है स्थिर करने के लिए। तो ऑप्शन बी आपका एकदम से सही आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्कॉट कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है। तो ये देखिएगा स्कॉट कनेक्शन क्या होता है, आप इसके बारे में देख लीजिएगा। स्कॉट कनेक्शन, इसे आप टीटी कनेक्शन भी बोल सकते हैं, यानी कि टी इस आकार के भी होता है, टीटी आकार के। तो ये इसके बारे में देखिएगा आप। इस विधि के द्वारा 3 फेज सप्लाई को 2 फेज सप्लाई में बदला जाता है, यानी कि आपका जो भी इसमें देखिए 3 फेज सप्लाई होती है ना, 3 फेज को आप 2 फेज में बदल सकते हैं और 2 को 3 फेज में बदल सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर टीजर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है वो टीजर परिणामित्र कहलाता है। मुख्य परिणामित्र की प्राइमरी वाइंडिंग सेंटर टेप से युक्त होती है, यानी कि परिणामित्र है वो देखिएगा ट्रांसफार्मर को ही कहा जाता है। तो इसमें देखिए परिणामित्र की प्राइमरी वाइंडिंग की टर्न्स की संख्या मुख्य परिणामित्र होता है उसकी टर्न संख्या की 86% होती है। इस तरीके से देखिएगा इसमें हो जाएगा। आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखिए अनुपात पूछा जा रहा है, यानी कि स्कॉट कनेक्शन के बारे में आपने देख लिया है, अब देखना है अनुपात के बारे में। तो इसमें हो जाएगा आपका ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से होगा आपका 2:1, यानी कि 2:1 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप देखिएगा एक एक क्वेश्चन के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। आपको यूट्यूब पर देखिएगा, कहीं भी एक यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर देख लीजिएगा, आपको टेक्निकल हेल्पर के जो भी पेपर हुए हैं 2018-13 के सभी पेपर आपको हल नहीं कराए गए हैं, लेकिन इस चैनल पर जाकर के देखिएगा आप सभी को टेक्निकल हेल्पर से संबंधित जो भी पेपर है उन सभी को पेपर को हल कराया गया है, बिल्कुल बारीकी से एक एक क्वेश्चन के साथ हल कराया गया है। तो आप सभी उन पेपर्स को देख लीजिएगा, बाकी सभी चैनलों पर इतने सारे पेपर आपको हल नहीं मिलेंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन जो पेपर बच रहे हैं उन्हीं को जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप सभी इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, जिससे कि आपको आने वाली एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप प्रीवियस पेपर्स की PDF लेना चाहते हैं जिसमें आपके 2018 और 2013 के पेपर और भी जो यूपी मेट्रो है, UPPCL का जो पेपर है वो इसका भी पेपर आपको एक साथ मिल जाएगा। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आप किस प्रकार से इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।